हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाला है वीडियो और बहुत ज्यादा डिटेल कंटेंट के साथ है, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, मजा ही आ जाएगा। आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट डे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। 7 अगस्त को अभी हाल ही में जेवलिन थ्रो दिवस मनाया गया दूसरा। जुलाई 2023 में बांग्लादेश ने अभी हाल ही में भारत के लिए 4 ऐसे पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है, यानी कि 4 ऐसे ट्रांजिट रूट को मंजूरी दी है। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन सबसे ज्यादा पेमेंट रिसीव करने वाले ये बैंकर बने हैं। अभी हाल ही में सरकार ने सीबीआईसी का नया अध्यक्ष बनाया है संजय कुमार अग्रवाल को। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड में है, महिलाओं की जापान में है। इसके अलावा दुबई में अभी फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी है। और वहीं स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में महिला युगल का खिताब जीता है प्रार्थना थोम्ब्रे और अनास्तेसिया तिखोनोवा ने। इसके अलावा अभी हाल ही में बिहार में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये चाइना में हुआ और इसमें सबसे ज्यादा मेडल भी चाइना ने ही जीता, 90 गोल्ड इसने जीते थे। और अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी अंडर वाटर माइन डिटेक्टर लॉन्च किया गया है, नाम रखा गया है नीराक्षी। क्लियर? तो ये तो थे कल के क्वेश्चंस जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन, वो भी 10 मिनट में केवल। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एमजेटी ऐप पर इसकी डिटेल पीडीएफ और इसकी क्विज वगैरह रोजाना प्रोवाइड की जा रही है। आप पिछले महीनों की भी, वीकली भी और बाकी सारे कंटेंट यहीं पर प्राप्त कर पाओगे, हमारे ई बुक और कोर्सेज वगैरह भी। तो आप एमजेटी ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन दिवस से। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, नागासाकी दिवस ये दोस्तों आप सबको पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी आपने जरूर सुना होगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु हमले हुए थे अमेरिका के द्वारा, जापान के इन दो शहरों पर परमाणु हमले किए गए थे, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। दोस्तों 6 अगस्त को और 9 अगस्त को दो परमाणु हमले किए गए थे, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। इन दो परमाणु हमलों को नागासाकी और हिरोशिमा पर किए गए थे, इसीलिए 6 अगस्त को मनाया जाएगा हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस, सीमा दिवस। और 9 अगस्त को मनाया जाएगा नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। ठीक है, अमूमन प्रत्येक वर्ष में एक ही लेता हूं और एक ही में दोनों आपको बता देता हूं। ठीक है, तो हिरोशिमा पर हमने नहीं बात किया था, नागासाकी के दिन आप दोनों याद रख लो। तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर ऐसे कुछ गिरा था परमाणु बम, जिसके बाद से पूरी दुनिया समझ लो एक प्रकार से बदल ही गई, क्योंकि इसके बाद से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, यूएनओ का गठन हुआ। ठीक है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ इसी के बाद गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि अगला कोई थर्ड वर्ल्ड वार ना आए, इसीलिए यूएन बनाया गया कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, देशों के बीच में कोई दिक्कतें आए, तो फिर वो यूएन में जाकर के अपनी बात रख सके। इसके बाद बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन ये जो दो परमाणु बम गिराए गए थे, इनके बाद से ना उनकी पीढ़ियां आज भी वो चीजें झेल रही हैं। देखिए, ये दोनों बम थे, जैसे एक था ये जिसका नाम था, जो हिरोशिमा पर गिरा, उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय जो था ये यूरेनियम 235 था, आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ यूरेनियम 235 था, इससे गिराया गया था। उसके बाद 3 दिन बाद फैटमैन गिराया गया, ये इससे भी बड़ा था, नागासाकी में गिराया गया। इसमें प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था। दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खास बात ये होती है कि ये चेन रिएक्शन करते हैं। चेन रिएक्शन मतलब जैसे इसमें ना देखो, न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय विखंडन मतलब कि उसमें नाभिक जो है वो तोड़े जाते, नाभिकों का विखंडन किया जाता है। तो अब देखिए, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनका विखंडन किया गया। ये 1 से 2 में टूटे, 2 से 4 में टूटे, 4 से 8 में टूटेंगे, 12 में टूटेंगे, ऐसे ऐसे ये ऐसे टूटते जाएंगे, एक चेन रिएक्शन बनाएंगे, जिसकी वजह से ये पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। पहले तो ये बम का धमाका होता है, इतना ज्यादा ये ज्वलनशील होता है, वैसे ही सब जहां पर बम विस्फोट होता है ध्वस्त हो जाते हैं, लोग जल जाते हैं। लेकिन उसके बाद वातावरण में जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैलना शुरू करते हैं, तो इससे बहुत लंबे समय तक घातक परिणाम होते हैं, जिसका आज भी असर देखने को मिल रहा है। देखिएगा, वहां पर नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, तो उसके बाद जो बच गए थे, मतलब जो नहीं मर पाए, वो केवल उससे ग्रसित हुए, बीमार हो गए या कुछ हो गए, उनकी पीढ़ियां
आज भी दोस्तों हिबाकुसा के नाम से जानी जाती है। और उनसे वो लोग मतलब इतने ज्यादा समझ लो समाज से हटकर रहना पड़ता है उनको। उन लोगों से कोई शादी विवाह नहीं करता है नॉर्मल, वो लोग आपस में ही शादी विवाह वगैरह करते हैं। हिबाकुसा क्योंकि उनके बच्चे विकलांग होंगे या पोलियो ग्रसित होंगे, मतलब बचपन से ही वो लोग लूले लंगड़े होते हैं और आज भी ऐसा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति दोबारा ना आए इसके लिए नागासाकी दिवस और हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पर है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखो दिवस हैं अभी तक के जो महत्वपूर्ण आए हैं, कल भी मैंने आपको बताया था तो आज मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, आप रिवीजन कर लो। इंग्लिश में भी यहाँ पर है तो इंग्लिश वाले भी कर लें। आगे बढ़ते हैं। टेस्ला के नए सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए? तो देखो टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है वैभव तनेजा को। इंपॉर्टेंट नाम इसलिए है क्योंकि ये है भारतीय मूल के। तो देखिए भारतीय मूल के वैभव तनेजा ये आपको दिख रहे हैं, ये टेस्ला कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का मतलब ये फाइनेंस वगैरह देखेंगे। सीईओ कौन है? सीईओ है एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क की ही कंपनी है। टेस्ला हो गया, स्पेस एक्स हो गया, द बोरिंग कंपनी हो गई, हाइपर लूप वन हो गया, ट्विटर जिसका नाम अब एक्स कर दिया गया है ये भी, ठीक है। ये सभी के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वैभव तनेजा की। किसकी जगह पर आए हैं? ये जैकरी किक हॉर्न की जगह पर आए हैं, नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने पद अपना छोड़ दिया था। अच्छा, टेस्ला के संस्थापक कौन रहे हैं? तो टेस्ला को एलन मस्क, मार्टिन एबरहार्ट, जेबी स्ट्रॉवेल, मार्क टॉफनिंग, इयान राइट, इन सब ने मिलकर का स्थापित किया था। 2008 से एलन मस्क जो है ये इसके सीईओ बने हुए हैं। हेडक्वार्टर यूएसए के टेक्सास में है। 1 जुलाई 2003 को टेस्ला की स्थापना की गई थी। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार समझ लो ना, इसको एक नया ऊंचाई देने का या कहीं एक कॉन्सेप्ट लाने का जो श्रेय है वो टेस्ला को ही जाता है। अब हम लोग देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सर भारतीय मूल के हैं, तो कहीं ऐसा अगर मिल जाता कि भारतीय मूल के बहुत सारे सीईओ का नाम सुनते हैं हम लोग, कोई लिस्ट मिल जाती तो मजा आ जाता। चलो आपका ये मजा मैं पूरा कर देता हूं। ये सभी उन सीईओज और बड़े बड़े पदों की लिस्ट है जो भारतीय मूल के हैं और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में ऊंचे वाले पद पर बैठे हुए हैं। जैसे जैसे सत्या नडेला, ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई, ये गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं, गूगल की ही पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। शांतनु नारायण, ये एडोबी के सीईओ हैं, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी बहुत सारे आप पीडीएफ रीडर वगैरह बहुत सारे आप यूज करते हो एडोबी के। अरविंद कृष्णा, ये आईबीएम कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी के सीईओ हैं। इसके अलावा यूट्यूब के अभी नए सीईओ बनाए गए थे नील मोहन, ठीक है, सुजैन वासुकी की जगह पर आए हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन, ये भी नई नियुक्ति है स्टारबक्स के। स्टारबक्स की कॉफी सुने होगे आप, ठीक है, पियो तो नहीं होगे। लक्ष्मण नरसिम्हन इसके जो हैं इसके सीईओ हैं, पिया जाएगा, ठीक है ना, जॉब मिल जाए एक बार तब स्टारबक्स का भी कॉफी आएगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और सीएफओ टेस्ला के कौन है? वैभव तनेजा। यहां पर ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये अजय बंगा है। वर्ल्ड बैंक कोई कंपनी तो है नहीं, ये तो विश्व बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है टाइप का समझ लो, लेकिन चूंकि ये भारतीय मूल के हैं तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। टेस्ला के सीएफओ हैं ये। यहाँ पर सीईओ करने के चक्कर में यहाँ भी सीईओ मत लगा देना, टेस्ला के सीईओ स्टिल एलन मस्क हैं। क्लियर है ना? चलो अगला, किस देश में कोविड 19 का इरिस वेरिएंट फैलने की वजह से खबर आई? मतलब इरिस वेरिएंट फैल गया है भैया, कोविड का एक नया वायरस आ गया है। वाह रे चाइना। अभी दोस्तों ब्रिटेन में ये नया वेरिएंट देखने को मिला है, कोविड 19 का इरिस वेरिएंट। अभी आपने अभी तक सुना था डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये सब सुने थे, अब ये इरिस वेरिएंट आ गया है। इसको भी सुनने की आदत डाल लीजिए, आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा भयंकर स्थिति आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ने कहा है कि सितंबर महीने में इसका पीक आ सकता है। लेकिन अभी भारत में मामला देखने को नहीं मिला है, या फिर मिला भी होगा, अभी चेकिंग कौन करा रहा है, सब लोग उसको जुकाम सोच करके पास कर दे रहे हैं। यहां पर देखो ब्रिटेन में कहा गया है कि सितंबर महीने में, यानी अगस्त चल रहा है, सितंबर महीने में इसका पीक फ्लो देखने को मिल सकता है। तो ये ओमिक्रॉन फैमिली का ही है, इसको EEG 0.5.1 नाम से दिया गया है, या फिर कहें इसको शॉर्ट फॉर्म में एरिस भी कहा जा रहा है। शॉर्ट फॉर्म क्या मतलब, इसको नया नाम दिया गया है, एरिस कहा जा रहा है। कोविड 19 आपको पता होगा 2019 में दिसंबर में पहला मामला देखने को मिला था, चाइना के वुहान शहर में पहला मामला देखने को मिला था। तो कोविड इसको नाम दिया है WHO ने। कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019, क्योंकि ये दिसंबर 2019 में देखने को मिला था। पहला मामला भारत में केरल में देखने को मिला था। क्लियर है? चलिए अब ब्रिटेन की बात आई है, तो ब्रिटेन के बारे में जान लो। ब्रिटेन, यहां पर देखिए मैप, इसको ध्यान से देखिए। ब्रिटेन वर्ल्ड मैप तो यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ब्रिटेन समझ लो यूरोप में है, ठीक है। यूरोप में आप आओगे तो यहाँ पर देखो इंग्लैंड है, वेल्स है और स्कॉटलैंड है, ये 3 देश हैं। इसके बाद इधर आयरलैंड है।
आयरलैंड में भी एक हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड। इन नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन सबको अगर जोड़ लिया जाता है तो इसे कहते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। इन सभी का प्रधानमंत्री एक ही होता है। अभी के टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। ऋषि सुनक जो हैं ये अभी के टाइम पर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब देखो, इतना हो गया। अगर यही नॉर्दर्न आयरलैंड हटा दो, इतने को केवल लो, इतने को केवल मोटा मोटा ये पूरा पूरा 3 देश लो, तब इसे कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहेंगे? ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे इसे। ठीक है, जब ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो केवल इतना रहेगा, नॉर्दर्न आयरलैंड नहीं रहेगा। और अगर सबको ले लिया जाए, पूरा पूरा आयरलैंड ले लिया जाए, तब फिर इसे कहेंगे ब्रिटिश आइसल्स या कहें ब्रिटिश द्वीप कह सकते हो। ठीक है, तो ये होता है, ये आप समझ लो। इंग्लैंड अलग देश है, वेल्स अलग है, स्कॉटलैंड अलग है, लेकिन तीनों मिल करके एक ही अपना नेता चुनते हैं। ठीक वैसे जैसे यूएई, यूएई में क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात है। तो वहां पर 7 अमीरात जो हैं वो सब मिल करके एक यूएई का नेता चुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एसएआई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत किस नाम से शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च की? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में हल्ला बोल नाम से एक शॉर्ट मूवी की सीरीज लॉन्च की है। एक्चुअली में चीयर फॉर इंडिया अभियान चल रहा है। अभी दोस्तों एशियन गेम्स होने वाले हैं। कहां पर होगा? चाइना में होगा। तो चाइना में एशियन गेम्स को प्रमोट करने, भारतीय खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाने के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया नाम का कैंपेन शुरू किया, #चीयर फॉर इंडिया। और उसी के तहत अब ये कुछ छोटा छोटा वीडियोज का, शॉर्ट वीडियोज का एक सीरीज लॉन्च कर रहा है। जिससे क्या होगा? जिससे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा पुराने खिलाड़ियों को या फिर उनकी स्ट्रेटेजी को ये सब देख करके थोड़ा मोटिवेट हो सकेंगे और उनके अंदर थोड़ा सा एक प्रकार से एनर्जी पैदा की जाएगी। इसलिए नाम भी रखा गया हल्ला बोल। इसके तहत 12 वीडियोज की सीरीज लॉन्च की जाएगी आने वाले समय में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, 1984 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। क्लियर है? चलिए अगला। अच्छा, तो ये कहां एशियन गेम हो रहा है? चाइना के हांगझो में। ये बात ध्यान रखिएगा, वहीं पर होगा। अगला, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा चुना? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला अभी डब्ल्यूएचओ के थ्रू से 18वां देश बन गया है इराक। कौन? इराक। यानी इराक अपने आप को ट्रैकोमा रोग मुक्त कर लिया है। मैंने आपको अगर याद हो तो एक दिन बताया था कि कोई भी रोग डब्ल्यूएचओ के द्वारा मुक्त तब घोषित किया जाता है जब पिछले 3 सालों से उसमें कोई से भी केसेस नहीं आए रहते हैं उस रोग के, उस बीमारी के। जैसे भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 में, तो मतलब 2011 से ही भारत में पोलियो के मामले नहीं आए। अभी रिसेंटली मलेरिया मुक्त घोषित किया गया अब चाइना, तो चाइना में पिछले 3 सालों से मतलब मलेरिया के मामले नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है इराक को, और इराक बन गया है 18वां ऐसा देश जो ट्रैकोमा मुक्त घोषित हुआ है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, सब कुछ डिटेल में है। ट्रैकोमा है क्या एक्चुअली में? देखो, ट्रैकोमा ना एक आंखों से संबंधित बीमारी है। आंखों से संबंधित बीमारी है। इसमें आंखों की पलकें जो हैं वो लाल हो जाती हैं। समझ लीजिए जैसे अभी आज के टाइम पर आई फ्लू फैल रहा है, तो आई फ्लू तो शॉर्ट टर्म संक्रमण है। ट्रैकोमा एक लॉन्ग टर्म संक्रमण होता है, एक लॉन्ग टर्म बीमारी होती है आंखों की। तो इसी से अभी मुक्त घोषित हुआ है, यानी इसके केसेस अब नहीं आए हैं, और ऐसा वाला ये 18वां देश बन गया है। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज यानी एनटीडी को नष्ट करने वाला 50वां देश ये बन गया है। ग्लोबल लेवल पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज से मुक्त होने वाला। डब्ल्यूएचओ ने यह भी टारगेट रखा है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल जो डिसीज है इससे 2030 तक 100 देश जो हैं वो मुक्त घोषित किए जाएं। अभी तो देखो 50वें पर हैं, यानी अगले कुछ 7-8 सालों में 100 देशों तक पहुंचना इनका लक्ष्य है। इराक की बात आई है। इराक देखो, पहले आप डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लो। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी, इसीलिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम और गेब्रेगोस। अगला, अब यहां पर इराक के बारे में जानो। देखो, ये है अपना, समझ लो एशिया का मैप। ये है अपना प्यारा भारत। यहां से अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दो, अफगानिस्तान को छोड़ दो, इराक को छोड़ दो, ईरान को छोड़ दो, तब आएगा इराक। इराक को आप डिटेल में देखो, यहां पर है। इराक की राजधानी है बगदाद। आप मुझे कमेंट करके बताओ, बगदाद में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, 13 देशों का समूह है, और वो
पूरे दुनिया भर में ऑयल की मार्केट को कंट्रोल करता है, उस समूह का, उस ग्रुप का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है जिसकी स्थापना बगदाद में की गई थी? हालांकि हेडक्वार्टर उसका वियना ऑस्ट्रिया में है। तो बताइएगा कमेंट करके। इराक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल लतीफ राशिद। कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद। और मैंने आपको बताया बगदाद इसकी यहाँ का वो है, और इराकी दिनार यहाँ की करेंसी होती है। क्लियर है ना? ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है? चलो आगे देखते हैं। 11 से 21 अगस्त के बीच मालाबार अभ्यास का नवीनतम संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो देखो 11 से 21 अगस्त तक होने वाला है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। मालाबार एक्सरसाइज में दोस्तों, क्योंकि क्वाड मेंबर्स रहते हैं, क्वाड मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहली बार मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया करेगा। क्वाड मेंबर में कौन कौन से मेंबर हैं? क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन से देश हैं ये देखो, इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप मैप में ग्लोबल में आप देखोगे इधर, तो फिर यूएसए इधर पड़ता है। अब ये बन रहा है क्वाड। क्वाड मतलब होता है क्वाड्रेचर, तो समझ लो एक 4 भुजाओं वाला समझ लो एक प्रकार से। तो ये 4 भुजाएं यहाँ पर बन रही है ना, पूरा 4 आकृति चतुर्भुज वाली, तो इसी को क्वाड कहते हैं। अब ये जो है क्वाड मेंबर जो बना है, मतलब ये जो ग्रुप बना है किसके लिए बना है? ये चाइना, जो ये चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी, इसमें चाइना के आधिपत्य को कम करने के लिए, मतलब कहो एक प्रकार से चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया था क्वाड मेंबर्स। तो इनके बीच में ये होता है मालाबार। क्या सर मालाबार क्वाड बना उसके बाद शुरू हुआ? नहीं, मालाबार को इंसिडेंट है कि ये क्वाड के बीच में, क्वाड के रूप में हो रहा है, ठीक है, वरना मालाबार अलग होता था। क्वाड मेंबर्स ये तो बाद में बने, मतलब ग्रुपिंग तो बाद में की गई। पहले इसकी मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 से हुई थी, जब केवल भारत और अमेरिका इसमें एक्सरसाइज किया करते थे। बाद में 2007 में जापान जुड़ा और अभी 2020 में जाकर ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वाड मेंबर्स हो गए। इसीलिए हम लोग कह देते हैं, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ चलो क्वाड मेंबर्स के बीच में कौन सा निम्न में से एक्सरसाइज होता है, तो आप बताएंगे मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो 10 दिवसीय अभ्यास होगा 11 से 21 अगस्त। एक बात और देखो, ये 2 टाइप से होता है, 2 चरण इसके होते हैं, है ना। 2 चरण होते हैं, एक तो होता है कोस्टल वाला चरण होता है एक, और एक होता है नेवी वाला। तो अभी ये नेवी वाला हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो 2 बार होगा, जब अगला वाला आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है। पिछली बार यही एक्सरसाइज भारत ने किया था। अच्छा, असिंडेक्स अभी भारत और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में असिंडेक्स जस्ट इसके बाद ही होगा, शुरू होगा। असिंडेक्स का मतलब देखो, एयूएस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, आईएनडी का मतलब इंडिया, और ईएक्स का मतलब एक्सरसाइज, यानी ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में एक्सरसाइज है। ये भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो ई बुक है ना, ये आपको दी जा रही है फ्री में भाई, इसको जाकर के लो। इसमें देखो एक नए फॉर्मेट में लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए, 350 क्वेश्चन और आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक्सप्लेनेशन होगा। अब वो पुरानी फॉर्मेट बदल गई है, नई फॉर्मेट में ई बुक आई है और इसको इस बार फ्री किया गया है। तो आप सभी लोग जाकर के इसको एमजेटी ऐप से ले, एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा, एमजेटी ऐप पर ही मिलेगा और आपको वहां पर ही जाकर के इसको परचेज करना है। एक्चुअली में 2 रुपए इसमें पे करने पड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि मेरे पास एक डाटा कलेक्ट हो पाए, लोगों को पता लग पाए कि कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार की ई बुक में, कितने लोग को अच्छा लग रहा है, कितने लोग को नहीं। इसीलिए यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसको जब लेंगे तो 2 रुपए की मामूली फीस जो प्रोसेसिंग चार्ज है, मतलब कि जो कहते हैं नहीं पेमेंट गेटवे चार्ज, वो लगेगा यहाँ पर, वो आपको पे करना है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि सर टेलीग्राम पर भेज दो या फिर ऐसा कर दो। भाई आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में क्या दिक्कत हो रही है? इतना खूबसूरत सा एप्लीकेशन बनवाए हैं, उसको डाउनलोड करो, इस्तेमाल करो, जबरदस्त चीज़ें हैं उसमें। दूसरी बात ये कि अगर मुझे पैसा ही इससे कमाना होता तो 2 रुपये क्यों रखता, 5 रुपये रखता, तब भी लोग लेते लेते कि नहीं लेते। तो ये पैसा कमाने के मकसद से नहीं किया गया है, ठीक है ना। और पैसा ही कमाना होता तो हमारी ई बुक, ऐसा कुछ नहीं है कि ई बुक नहीं बिकती है, ई बुक सब लोग लेते हैं और 20 रुपये में लेते हैं। आज से नहीं लॉन्च कर रहे हैं, 4 साल से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनको जिनको पढ़ना है वो जाकर के इसे ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। आप जाइए, इसको लीजिए, रीड कीजिए और फीडबैक भी हमें दीजिए कि कैसी लगी है ई बुक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगी, ये एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, ई बुक सेक्शन में जाना है। ई बुक सेक्शन में जाने के बाद आपको मंथली सिलेक्ट करना है, वहीं से जाकर के इसको लेना है, ठीक है ना। चलो, अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो लॉगिन विद गूगल पर टच कर लिया करो, वहां से लॉगिन करोगे तो हो जाएगा। अगला,
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी जो हैं वो स्थानिक हैं। अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि भारत के अभी केवल 5% जो है पक्षी वो स्थानिक हैं, यानी यहाँ की प्रजातियां हैं, बाकी जो हैं वो दूसरी जगहों से आती हैं। तो ये तो खूबसूरती है भाई, ठीक है, कि मतलब यहाँ की प्रजातियां केवल 5% है, लेकिन जितनी बाहर की जात आ रही हैं वो हमारे यहाँ आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ अनुकूल वातावरण अभी भी ठीक ठाक बचा हुआ है, बाकी देशों ने दोहन कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट का नाम है भारत के 75 स्थानिक पक्षी। असल में भारत में जो स्थानिक पक्षी प्रजातियां हैं उसमें 75 जो हैं ये भारतीय प्रजातियां हैं। टोटल 1353 पक्षी की प्रजातियां हैं जो भारत में स्थित हैं वर्तमान में, लेकिन उसमें भारत की जो हैं वो 75 हैं। समझ में आ रही बात? जो भारत की प्रजातियां हैं वो 75 हैं और भारत में टोटल पक्षियों की प्रजातियां चल रही हैं 1353। अब ये मत सोच लेना कि 1353 पक्षी है भारत में, नहीं जी, ये पक्षी की प्रजातियां हैं। मतलब जैसे हम लोग एक प्रजाति हैं होमोसेपियंस, ठीक है, तो हम लोग की ही प्रजाति सभी लोग हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे हैं कुछ लोग को छोड़कर, तो बाकी जो है ऐसे ही इसमें भी हैं। तो टोटल दुनिया का 12.4% बर्ड डाइवर्सिटी जो है वो भारत में रहती है दुनिया का, जिसमें से आप ये सब डाटा देख रहे हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, चूंकि ये बहुत पुराना संगठन है, अब जो बहुत पुराने संगठन हुआ करते थे वो कोलकाता में स्थापित हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि पहले कोलकाता राजधानी थी ना भाई। तो देखो कोलकाता में जब ये 1916 में स्थापित किया गया था 1 जुलाई को, और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। अध्यक्ष इसके डॉक्टर धीरती बनर्जी हैं, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम रखा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमक्राफ्ट निगम अभी हाल ही में रखा है किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम था उसके अंतर्गत आता था, उसका नाम बदल करके हिमक्राफ्ट निगम कर दिया गया है। इसको ऐसा क्यों किया गया है? जिससे लोकलाइजेशन वो मिले, बढ़ावा मिले कि देखो हिम से हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के बनने वाले जो हस्तशिल्प हैं, ठीक है, हैंडलूम्स हैं और हथकरघा हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट हैं, उन सबको जो है हिमक्राफ्ट एक नई ब्रांडिंग की जाएगी। तो मुख्यमंत्री वहां के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाउंस किया, शिमला में अभी 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था, समारोह हुआ था। नेशनल हैंडलूम डे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया 7 अगस्त को, शुरुआत में आपको दिखाया। अभी हिमाचल प्रदेश आया है तो क्विकली हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लो। देखो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये नए सीएम बने हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, याद रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा आपसे। नए गवर्नर भी बने हैं शिव प्रताप शुक्ला, इनका भी नाम आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश आपको यहां पर मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड के से, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, इधर लद्दाख यूनियन टेरेटरी और इधर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी से। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो खजियार झील है, परासर झील है, रेणुका झील है। रेणुका झील बड़ी पूछी जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चंद्रताल, सूरजताल यहीं पर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क भी नोट डाउन कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दर्रों की बात करें तो कालिछो दर्रा, कुगती दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। वैसे प्रमुख दर्रों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा। क्या? रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। नाटी, कथेड़ी, घुघटी ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। किस अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अभी जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है अफ्रीका में हेल्थ केयर के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से। अफ्रीका में दरअसल ये केन्या में बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवा रहे हैं और इनके इस काम के लिए इनको सम्मानित किया गया है वहां पर, जयेश सैनी को। इन्होंने दोस्तों लाइफ केयर ग्रुप के माध्यम से केन्या के 5 प्रमुख हिस्सों में अस्पतालों के साथ पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आगे आने वाले समय में चाह रहे हैं 10 और अस्पताल खोला जाए, तो इनके लिए इनके इनके प्रयासों के लिए इनको ये सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने लक्ष्य रखा है कि 2024 में एक एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां पर शुरू किया जाए। अगला, हाल ही में कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो दोस्तों अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद अपने ही बेटे को नया प्रधानमंत्री के लिए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो यहां पर नए प्रधानमंत्री बन गए हैं हुन मानेट। हुन सेन ने इस्तीफा दिया, 38 सालों तक ये बैठे थे, 38 साल तक, और जब बहुत ज्यादा जनता का विरोध होने लगा कहा ठीक है हम इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद कहे कि चलो ठीक है अपने बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? तो ये हुन मानेट जो है फिलहाल बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। कहने को तो इनके राजा जो हैं उन्होंने इनको चुना है, लेकिन सिफारिश किसने की है? इनके पिताजी ने। 5 वर्षों के लिए देखिए ये नेता होंगे,
वैसे मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि 38 साल तक तो यही थे, 1985 से लेकर के। कंबोडिया के बारे में बात करें तो फोनम पेन इसकी राजधानी होती है, मुद्रा होती है रियल। यहाँ पर देख लो कंबोडिया है कहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में देखोगे अगर आप, तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप बर्मा छोड़ो, लाओस छोड़ो, थाईलैंड छोड़ो, तो ये एक देश मिलेगा कंबोडिया। इसको आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। कंबोडिया की राजधानी होती है फोनम पेन, ठीक है। कंबोडिया में ही मैंने आपको बताया था प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर है, प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। राम मंदिर बन जाएगा तब वो सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो स्टिल ये है ही, ठीक है। तो ये कंबोडिया है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है यहाँ पर, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है 3 सितंबर तक इसको 20K तक पहुंचाना है, तो आप सभी लोग के माध्यम से ही हो पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो शेयर करना है। मैं रेगुलर आपको कंटेंट जबरदस्त देने का प्रयास करता रहूंगा, कम से कम समय में बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, बिना किसी बकवास के, टू द पॉइंट, एकदम डिटेल में बात समझा करके बात, मतलब समझ में भी आएगा क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि रट्टा मार आपको दिया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है खूब जबरदस्त तरीके से, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक टारगेट रखे हैं 3 सितंबर का, आप लोग इसको पूरा करवाइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा करवाएंगे जरूर, ठीक है। चलिए, तो शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग। अगला कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक और प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है दोस्तों 9 अगस्त का को। ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम यहाँ पर मैंने लिख रखी है, बाकी डिटेल आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। थीम है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये है थीम इसकी, ठीक है। बाकी ये दिवस है और यूएन के द्वारा मनाया जाता है, बस इससे ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें। क्लियर है? तो ये थी वीडियो हमारी आज की, कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी भी ई बुक्स वगैरह है, इनको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर लास्ट डे के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे पूछे थे कल, जिसमें क्वेश्चन था आपका, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जो है 2009 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो रसिया ने मेजबानी करी हुई थी, रसिया में आयोजित हुआ था। आयुर्वेद के जनक कौन कहे जाते हैं? चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? सीमा हैदर वाली नहीं, सीमा रेखा वाली, बॉर्डर वाली, ठीक है। हाल ही में जारी जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश में महिलाओं के जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक बताई गई है? बताइएगा। अभी आज ही मैंने आपको रिवाइज कराया, यहाँ पर महिलाओं के बारे में पूछा गया है, बहुत सही। चलिए, तो बताइएगा कमेंट करके दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइए, कंटेंट कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा एनर्जी आ रही है कि नहीं। जो लोग पीपीटी मोड की आदि हो गए थे, मतलब जिनको थोड़ा सा अटपटा लग रहा था शुरू में 1-2 दिनों में, उनको अब कैसा लग रहा है? मैंने आपको बताया था ना कि बिना कुछ सोचे आप बस 5 दिन मुझे दीजिए। जो भी पीपीटी मोड में, मतलब जो सोच रहे हैं कि पीपीटी मोड ज्यादा अच्छा था सर, ये वाला कम पसंद आ रहा है हमें, बस 5 दिन आप दीजिए, रेगुलर आप बने रहिए, आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।